हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे कंप्यूटर भाषा ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन। पार्ट नंबर यह 39 है। सारे पार्ट जरूर विजिट कर लें। आज संडे है, संडे को आप लोग कुछ काम करते हैं या नहीं करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। संडे एक रिवीजन का डे होता है। इसमें देखिए आप लोग जितना भी एक वीक में पढ़े होते हैं सबको रिवीजन जरूर कर लीजिए। लाइफ में ना स्ट्रेटजी बना के चलना बहुत जरूरी होता है। बिना स्ट्रेटजी के कोई कुछ नहीं कर पाया है। हर एक काम के लिए आपको स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल होना चाहिए। तो जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको रिवीजन जरूर कर लिया कीजिए ताकि याद रहे। होता क्या है ना कि आप लोग एग्जाम में जाइएगा, बैठेगा तो बोलेगा अरे यार कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा था। तो वो इसीलिए होता है ना कि रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करने के चलते आप लोग भूल जाते हैं, तो वो चीज़ याद नहीं आ पाता है। रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा आपका रिवीजन से। तो रिवीजन संडे को जरूर करना है जितना भी आपने एक वीक में पढ़ा है। बाकी एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग जैसे कि किसी चीज़ को एक पेज पढ़ा, आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो उसका नोट्स जरूर बनाया कीजिए। नोट्स आपके पास अपना होना चाहिए। कहीं भी कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर का ही, तो एक अपना नोट्स जरूर बनाइए। और उसका जब आप लोग रिवीजन करने बैठते हैं या रीडिंग करने बैठते हैं कोई चीज़, तो आपने मान लेते हैं एक पेज को रीड किया, ओके ना। तो एक पेज रीड करने के बाद जब दूसरा पेज पर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे 1 मिनट रुकिए, दूसरा पेज पर तुरंत मत जाइए। पुनः जो है से 1 मिनट के अंदर जितना आपने रीड किया है इस वाले टॉपिक को पुनः जो है से रिकॉल कीजिए, यानी कि देख लीजिए। उससे आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा और ये लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, ये चीज़ आप लोग जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। मेरे पास कोई भी नोट्स नहीं है। जितना चीज़ होता है मैं अचानक से सब बोलते रहता हूँ। तो यही होता है कि जब पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको भूलूँ नहीं। आप लोग क्या होता है, माइंड को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मुझे भूलना नहीं है, और माइंड को जैसे चलाइएगा वैसा ही चलता है। तो कुछ कुछ अपना लाइफ में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ओके, तो संडे को रिविजन जरूर कीजिएगा। पार्ट 39 है, पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्यूज भी वहाँ पे मिलता है, जरूर कनेक्ट रहिए। काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें शेयर की जाती है। बाकी जैसे सीजल का तो एग्जाम फॉर द टाइमिंग अभी पोस्टपोन किया गया है, तो देखिए आगे क्या होता है। फिर से फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है से आपको पता चल जाएगा। मेरा देखिए इस तरह का वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि डे बाई डे का जो बोल वचन होता है ना, खासकर जेएसएससी का, तो वो सब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। झूठ का भी मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आपका भी। ये सब चीज़ में मत पड़ा कीजिए और अपना प्रिपरेशन को आगे लेकर चला कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ। जो भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, ऑलरेडी बहुत सारे चैनल है, आपको मिल जाता है इन्फॉर्मेशन, और मैं वीडियो के माध्यम से ही जो क्लास लेता हूँ उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस कर देता हूँ इनिशियल में ही। ओके ना, तो ये सब कुछ बातें हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो तैयारी आप लोग हमेशा कीजिए। आप बहुत सारे कंपटीशन बढ़ने वाला है तो और ज़्यादा आप जो है से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ओके ना, तो ये सब डिवाइड की एक्टिविटी से दूर रहा कीजिए थोड़ा, और प्रिपरेशन पर फोकस किया कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सारा कंप्यूटर का पार्ट रिवाइज कर लीजिएगा। और एक मैं क्लास, अगला जो क्लास आएगा, या तो आज ऐसे ही रैंडमली कुछ क्वेश्चन उठा लिया हूँ, एक क्लास में एसक्यूएल पर लेने वाला हूँ। जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है उस पर क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्योंकि इससे भी जेएसएससी क्वेश्चन पूछती है। तो एक स्पेशल क्लास में एसक्यूएल पर लूंगा, ओके, जो कि आगामी क्लास होगा, फोर्थकमिंग। ओके, लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ में फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी जो है से का प्रयोग करता है वह प्रिंटर। तो वह प्रिंटर लेजर प्रिंटर है ना, इसको ध्यान रखिएगा। लेजर प्रिंटर देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो लेजर प्रिंटर है, ये प्रिंटर स्टार्ट मतलब बोल सकते हैं कि बनाया गया था चेस्टर कार्लसन के द्वारा। ओके, इसको ध्यान रखेगा। और इस स्लाइड तो मैं आपको बार बताता हूं कि प्रिंटर कभी कभी नहीं, ऐसे क्वेश्चन बस छांटने के लिए आपको आते हैं कि कौन इसमें इंपैक्ट प्रिंटर है और कौन इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो क्या करेंगे कि इंपैक्ट प्रिंटर वाला जो है से 3 डाल देंगे। लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, और एक डाल देंगे आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और बोलेंगे कि बताइए कि कौन इसमें नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो आंसर इसका डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो सारा चीज को देख लीजिएगा, 3 तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग आज ट्रिक बना देता हूं। इसको ना तील तो याद रख सकते हैं ना आप लोग, थर्मल प्रिंटर, उसके बाद इंकजेट प्रिंटर और एक है लेजर प्रिंटर। तिल तो याद रखता है, तिल से बनता है भाई। 14 जनवरी आने वाला है, अभी मकर संक्रांति आप लोग मनाइएगा, तो वहां से तिल का जो है तिलकुट बनता है। तो तिल याद रख लीजिएगा। टी से होता है थर्मल प्रिंटर, आई से होता है इंकजेट प्रिंटर, और एल से होता है लेजर प्रिंटर। तो याद रख लीजिएगा, ए नॉन इम्पैक्ट जो है से
प्रिंटर में आता है और बाकी सारे यहाँ पे इम्पैक्ट है। जैसे डेजीबिल प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स है, और देख लीजिएगा लाइन प्रिंटर में आता है ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो ये सब याद रख लीजिएगा, यहाँ पे छाटने के लिए आता है। और प्रिंटर जो है यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि डेटा को आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में देता है, यानी कि शो करता है, मतलब दिखाता है, आपके हाथ में देता है, और यह एक प्रिंटेड आउटपुट बोला जाता है। जो प्रिंटर होता है उससे कोई भी चीज़ आपका प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर लेजर प्रिंटर है। चेस्टर कार्लसन को देख लीजिएगा, यही इनका लेजर प्रिंटर है जो कि डेवलप किया गया था। तो इसमें फोटोकॉपी तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, जो आप लोग बोलते हैं ना कि जीरोक्स करा रहे हैं, जीरोक्स करा रहे हैं, वो जीरोक्स नहीं होता है ना। जीरोक्स एक कॉपी जो है जीरोक्स एक कंपनी का नाम है जो कि फोटोकॉपी मशीन बनाती है। ओके ना, तो जीरोक्स आप लोग बोलते हैं, जीरोक्स मत बोलिएगा, बोलिएगा मुझे फोटोकॉपी कराना है, न कि जीरोक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है। और सेल के भीतर एक नई लाइन दर्ज करने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ना, इसको ना कभी कभी हम लोग लाइन ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर न्यू लाइन अगर ऐड करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल के अंदर, तो उसके लिए हम लोग ऑल्ट प्लस इंटर जो है दबाते हैं ना। ऑल्ट प्लस इंटर अगर दबाइएगा तो ऐसे अगर सेल होता है, आपको पता है ना, इस तरह का जो बॉक्सेस होते हैं, इस तरह का जो दिखता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसको सेल कहा जाता है। ओके, और ग्रुप ऑफ सेल को आप लोग एरे बोलते हैं। तो ऑल्ट प्लस इंटर से लाइन ब्रेक होगा और एक और सेल जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ कहानी आपसे पूछा गया था, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सारा क्लास ले चुका हूँ एक्सेल के बारे में। और बाकी है जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस इंटर को देख लीजिए, इसमें क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब दबाइएगा तो जो सिलेक्टेड सेल्स है वो फिल हो जाएगा करंट एंट्री से, करंट एंट्री से फिल हो जाएगा। जो अगर कंट्रोल प्लस इंटर दबाया जाएगा तो सिलेक्टेड सेल में, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट से क्या होता है, ये जो होता है शॉर्टकट होता है एक्सेल में, इसमें कैलकुलेशन करना होता है अगर एरे फार्मूला से, तब जाकर इसका आप लोग यूज करते हैं। आंसर इसका बी है। ओके, इसको देख लीजिएगा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक और क्वेश्चन आएगा। तीन चीज मैं आपको बताता हूं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड, तीन कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आता है ना, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जेसीसी अपना ऑफिशियल सिलेबस में ये चीज मेंशन कर चुकी है। इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भर क्या आएगा ना, आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही, कौन इनपुट है, कौन इनपुट नहीं है, कौन आउटपुट है, कौन आउटपुट नहीं है। उसके बाद कौन एंटीवायरस है, कौन एंटीवायरस नहीं है, कौन वेब ब्राउजर है, कौन सर्च इंजन है, और कौन जो है पता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते ही रहते हैं। और फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, कम से कम 1 से 2 फुल फॉर्म आप लोग कवर कर लीजिएगा, इतना तो पूछा ही जाएगा। ओके, चांस तो है कि एक रहेगा, लेकिन 1 से 2 भी पूछ सकते हैं। तो एंटीवायरस क्यूकिल तो मैं भी यूज करता हूं, कैस्पर्सी और नोट्रॉन। और पाइथन जो है यह जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, यह जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके ना, जो कि डेवलप किया गया था। नाम भी इनका लिखा हुआ है, आज हट गया क्या नाम लिखा हुआ है, ग्यूडो वन रोसम, यही जैसे पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किए थे। तो याद रख सकते हैं क्विकिल, जो लिखा हुआ कैस्पर्स्की, नोट्रॉन, सारा का सारा एंटीवायरस है। देख सकते हैं यहाँ पे पैंडा भी है, एप सिक्योर है, ये सब मैकफी है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद कैस्पर्स्की बहुत ज़्यादा पूछा गया है, अवीरा को देख लीजिएगा। उसके बाद एवेस्ट, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। और क्विकिल पूछा जाता है, कोई है नहीं यहाँ पे। नोट्रॉन है, एबीजी है, और भी सारा देख लीजिएगा, यहाँ से रीड कर लीजिएगा जी। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैंडा है, मैकफी है, उसके बाद कैप्सकी है, और अवीरा है, एवेस्ट है, नोट्रॉन है, और जो मैं वहाँ पे बताया अभी क्विकिल, वो सब तो देख ही लिया आपने। तो ये सारा जो है एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस जो अगर सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या करता है, वायरस को जो है आपका मोबाइल फोन हो या फिर लैपटॉप हो, उसमें इंटर करने से रोकता है। और भारत में पहला वायरस आपको बताया था, सी ब्रेन होता है, याद रखिएगा इसको। 1986 में जो है फ्लॉपी डिस्क को अफेक्ट किया था, जिसका कैपेसिटी 1.44 MB होता है। यह पाकिस्तान के 2 पर्सन थे, जिनका नाम था आलवी ब्रदर्स, 2 भाई थे, उन्हीं के द्वारा यह वायरस बनाया गया था। लास्ट क्लास में भूल गया था बताना, वायरस का ना जो है फुल फॉर्म भी होता है, लिखते हैं जरा। वायरस का फुल फॉर्म देखिए, किसको इसको याद है। एक होता है वाइटल इंफॉर्मेशन, उसका रिसोर्स होता है अंडर सीज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म। ओके, और इसी वायरस से बचने के लिए आप लोग एंटीवायरस डलवाते हैं। आंसर इसका डी है, एक पाइथन लैंग्वेज का नाम था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ग्यूवन रोसम के द्वारा। इसको देख लीजिएगा। ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ब्राउजिंग वेबसाइट है, टीसीपी है, एचटीटीपी लिखा हुआ है, उसके बाद एफटीपी लिखा हुआ है, और टीएफसीपी लिखा हुआ है।
देखिए ए होता है आपका बी ना, तो ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए हम लोग HTTP यूज करते हैं। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो इसी से आप लोग पता होगा कि जो वेब पेज डिजाइन किया गया था आपको, मतलब www का आविष्कार किया गया था, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वेब पेज बनाते हैं, और वेब पेज जो है का श्रृंखला जब बन जाता है तो उसको आप लोग वेबसाइट का नाम दे देते हैं। तो वही www जब होता है उस पर, तो उस पर अगर मान लेते हैं कोई चीज़ काम आपको करना है तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्राउजिंग करने का मतलब होता है कोई चीज़ आप लोग जो है से एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर अलग चीज़ों को आप देखते हैं, उसी को ब्राउजिंग करना बोलते हैं। ओके ना, तो HTTP का यूज आप लोग करते हैं या हम लोग करते हैं प्रोटोकॉल का, ठीक है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए। देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट जो है इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही होता है कि एक आपको कोई डेटा को एक्सेस करना है वर्ल्ड वाइड वेब पर ना, तो जो है से यूज करते हैं आप लोग किसका, ई प्रोटोकॉल का। और HTTP प्रोटोकॉल जो है से ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि आप लोग प्लेन टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट है, ऑडियो वीडियो, ये सब है। यानी कि इंटरनेट पर मान लेते हैं कोई, आप लोग देखिए ये सारा जो पहले वेबसाइट है खोलते हैं तो होम पेज होता है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जैसा यहाँ पे आइकन रहेगा आपको, तो नेक्स्ट जैसा बटन मिलेगा, तो इसको कीजिएगा तो नेक्स्ट जाएगा। तो ये सारा बहुत सारा पेज होता है। तो कहीं पे ऑडियो भी होता है, आप लोग ऑडियो भी रहता है, कहीं वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा, कोई प्लेन टेक्स्ट भी हो जाएगा, या फिर कहीं कहीं जो है से आपको ऑडियो वीडियो और क्या था, हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट का लिंक होता है और कुछ भी चीज आपको देखने को मिल सकता है वहां पे। तो ये सारा चीज जो है से वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब अवेलेबल होता है, जिसको कि करने के लिए हमको HTTP जो है प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ता है। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया था। पर्सन का नाम याद है ना, टिम बर्नर्स-ली, भूलिएगा नहीं उनको, टिम बर्नर्स-ली। और फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ को कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंटरनेट विंट सर्फ को कहा जाता है। भारत में पहली बार इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को आया था। बाकी TCP का देख लीजिएगा, फुल फॉर्म इसका बताता हूँ। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। और FTP पूछते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगेन ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल देख लीजिएगा, ट्रांसमिशन बोल रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसमिशन कंट्रोल पैनल। और FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पूछा जा रहा है, कौन एग्जांपल नहीं है? PROM लिखा हुआ है, DVD लिखा हुआ है, ब्लूरे डिस्क लिखा हुआ है, और CD-ROM लिखा हुआ है। इसमें जो CD-ROM है प्लस में ब्लूरे डिस्क है और एक DVD, सारा का सारा जो है आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। लेकिन PROM जो है एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क कुछ इस तरह से दिखता है, देख सकते हैं, CD है, DVD है, ब्लूरे डिस्क है, जिसमें कि आप लोग हाईयर क्वालिटी का वीडियो जो है बोल सकते हैं स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ब्लूरे डिस्क का। ओके, यूज करना हम लोग शायद 2006 के बाद स्टार्ट किए थे, यहाँ पे 2006 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। PROM जो है एक ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। एक होता है आप लोग कंप्यूटर का एक मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी है, जहां पर हम लोग इसको डेटा को स्टोर करते हैं अस्थायी रूप से। ओके, और रैम में डेटा तो आपको पता है, जब तक कंप्यूटर का लाइट ऑन है या कंप्यूटर आपका चालू है तभी तक रहता है, उसके बाद वहां पे इरेज हो जाता है। बाकी PROM के साथ इसका फुल फॉर्म या इंपोर्टेंट रहेगा। 3 चीज मैं बताता हूँ। PROM के कुछ टाइप भी होते हैं, जैसे एक EPROM होता है और एक होता है EEPROM। दोनों का आज फुल फॉर्म बताता हूँ, तीनों का। EEPROM, ध्यान सुनिएगा। PROM का होता है, P4 होता है प्रोग्रामेबल। ओके, अब बाकी रोम तो पता ही है, तो इसमें प्रोग्रामेबल डाल दीजिएगा, हो जाएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये होता है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल नहीं, ये होता है इरेजेबल होता है। E4 होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? अगेन बताता हूं, P4 होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको याद रखिएगा तीनों को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर PROM हो गया। बाकी DVD का आप लोग खुद पर बताइए। डिजिटल वीडियो डिस्क। इंटरनेट में IP एड्रेस को क्या कहते हैं? तो IP एड्रेस को हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। IP स्टैंड पर होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका D हो जाएगा। यही होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कुछ इस तरह से देखने को मिलता है IP एड्रेस। आज इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, यही है IP एड्रेसेस के बारे में। 2 तरह का IP एड्रेस आप लोग दोनों में देखने को मिलता है, जो एक लोकल होता है या प्राइवेट होता है आपका अपना, एक पब्लिक होता है। जो पब्लिक डोमेन में होता है उसको देख लीजिए किस तरह से आपका IP एड्रेस है, और जो प्राइवेट होता है वह इस तरह का IP एड्रेस देखने को मिलेगा। JCC का आप लोग वेबसाइट को ओपन कीजिएगा और उसका डाउन में जाइएगा, सबसे बॉटम वाले जो कोई भी पेज है उसका बॉटम वाले सेक्शन में जाइएगा, तो कहीं आपको ना उसका IP एड्रेस देखने को मिलेगा जो कि इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो वह लोकल या प्राइवेट IP एड्रेस है जो कि JCC का अपना है, इसीलिए आपको ऐसा देखने को मिलेगा।
आईपी एड्रेस में आपको देख लीजिएगा 3 जो होता है से 2 जो है से डॉट से 3 जो है से बोल सकते हैं कि जो डिजिट्स होते हैं वह सेपरेट होते हैं। इस तरह से कुछ आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस में जितना भी एक कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। आईपी एड्रेस एक एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर या डिवाइस का, कहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। जैसे कि मैं मोबाइल से कोई चीज़ ना सर्च कर रहा हूँ तो मेरा एक आईपी एड्रेस होगा ही होगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू से कोई काम किया जाता है। जैसे कि मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं होता है तो उसको आईपी एड्रेस को लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, होता ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरनेट वो सर्फ कर रहा है तो आराम से वो बंदा पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका डी है। बाकी देख लीजिएगा, एक स्टैटिक होता है आईपी एड्रेस, एक डायनेमिक होता है, यानी कि चेंज भी होने वाला होता है, चेंज नहीं भी होता है। दो तरह का देखिए आईपी एड्रेस में, देखिए यहाँ पे न्यूमरिक डॉट डेसिमल जो नोटेशन होता है वो उसमें काम करता है IPv4, और जो IPv6 में जो आईपी एड्रेस काम करता है उसमें बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि अल्फा न्यूमरिक और हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारा नंबर और डिजिट का यूज किया गया है। तो वह क्या होता है, वह अल्फा न्यूमरिक और हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है। और इस तरह का जो आईपी एड्रेस होता है उसको IPv4 कहा जाता है। तो कभी कभी जो ऑप्शन आपको डाल देंगे 192 पॉइंट लिखा हुआ है ना, 168.5, उसके बाद लिखा हुआ है 18। तो इस तरह का जो देखने को मिलेगा, ये जो होगा आईपी एड्रेस वो आईपी जो है से IPv4 होता है। तो इस तरह IPv4 आईपी टाइप का आईपी एड्रेस होता है। तो इसको देख लीजिएगा, न्यूमरिक डॉट डेसिमल अगर रोटेशन होगा तब, ओके। आंसर इसका आईपी एड्रेस है। और बाकी ISP भी देख लीजिएगा, यहाँ पे प्रोवाइडर लिख दिए हैं। तो ISP फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की प्रमाणिकता यानी कि ऑथेंटिसिटी को सत्यापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये तो बहुत ईजी चीज़ है। इसमें डिजिटल सिग्नेचर हम लोग यूज करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉनिकल जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रमाणिकता को जांच कर सके कि यह किसका जो है से डॉक्यूमेंट है। देख लीजिएगा, इस तरह से कुछ आप लोग को प्रमाणित किया जाता है। कोई भी चीज़ होता है डॉक्यूमेंट अगर कहीं पे रखा हुआ है तो उसके लिए आप लोग को जो है से प्रमाण देना पड़ेगा, तभी जो है से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली लॉगिन, जो आपकी लॉगिन भी आप लोग करते हैं कहीं पे फेसबुक पे या कहीं भी लॉगिन करते हैं, तो वह जो प्रोसेस होता है वह ऑथेंटिकेशन का ही एक प्रक्रिया होता है जिसमें सत्यापित किया जाता है कि कोई जो पर्सन जिसका है वही यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले भी आपसे डिस्कस किया था, जैसे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी होता है। ये सब लॉगिन होता है ना, जैसे कि आप लोग को 2 देखने को मिलेगा इस तरह का, जिसमें यहाँ पे लॉगिन आईडी आप लोग डालते हैं और यहाँ पे एक पासवर्ड डाला जाता है। तो ये जो हमारा जितना भी डेटा आप लोग पहले जो साइन अप करके रखे हुए हैं, ये डेटा एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसको आप लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं, ओके ना। तो वह इंटरनेट में ना आपका डेटा जो है से स्टोर रहता है। यहाँ पे डेटा जो है से आपका स्टोर है, जितना भी आप चीज़ बना के रखे हैं फेसबुक का। तो फेसबुक का जो जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है वहाँ पे वह बड़े वाले कंप्यूटर में ये सारा डेटा स्टोर है। तो आप यहाँ से जब आईडी में आप लोग नाम या फिर जो भी ईमेल एड्रेस होता है ना, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर डालकर पासवर्ड डालते हैं, तब जो है से अगर सही मैच करता है तो वहाँ से वह एक्सेस भेज देता है कि चलो भाई आप हैं। अब उसके बाद जो है लाइक्स वहाँ पे शेयर करते रहिए, जो करना है करते रहिए। लेकिन अगर यहाँ पे गलत चीज़ डाला जाता है तो एक कंप्यूटर बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका डेटा गलत है, या तो पासवर्ड चेंज कीजिए, नहीं तो आप वो पर्सन है ही नहीं। तो ये सब ऑथेंटिकेट ही किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर का भी कुछ कहानी ऐसा ही है। फायरवॉल देख लीजिएगा, आपको अनएक्सेस जो बोल सकते हैं एक तरह का अनऑथोराइज एक्सेस होता है उसको रोकता है फायरवॉल। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि यह एक बोल सकते हैं कि दीवार है जिसके पार जो है से कोई जो है से वायरस और भी कोई चीज़ होता है से वो एंटर नहीं कर सकता। एक तरह का नेटवर्क हम लोग सिक्योर करने के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं। ये पहले मैं अब डिस्कस कर चुका हूँ। और इंटरनेट तो पता है, इंटरनेट क्या है, जितना भी नेटवर्क है वर्ल्ड में सबका पिताश्री है। इंटरनेट का फुल फॉर्म भी होता है, पता है कि नहीं पता है? ये होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है। पता होगा, आप तो बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ, इतना कोई नासमझ नहीं होता है। इंटरनेशनल नेटवर्क को शॉर्ट में बोला जाता है। इंटरनेशनल का उठाया गया था इंटर और यहाँ से नेट, ऐसे बनता है इंटरनेट, ओके ना। टेलीकॉम भी ऐसे ही बना है, टेलीकॉम, टेलीफोन प्लस कम्युनिकेशन। आंसर इसका सी है डिजिटल सिग्नेचर। देख लीजिएगा, इनमें से कौन एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर पूछा है, MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स लिखा हुआ है, बोथ ए एंड सी। आंसर इसका ना ए है। यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसको देख लीजिएगा, MS DOS के बारे में चर्चा किया जा रहा था, काफी इंपॉर्टेंट यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको देख लीजिएगा, फुल फॉर्म भी होता है इसका, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ना। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिक सिंगल यूजर नहीं है आपका जो है से ये जो है से आपका मल्टी यूजर है, इसको देख लीजिएगा। और दूसरी बात है कि जेनिक्स जो है ना से यह एक अब जो है से बोल सकते हैं ना कि इसको डिसकंटिन्यू किया गया है। ये यूनिक्स का ही वर्जन था पहले, लेकिन अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो यानी कि इट इज एन
इट इज़ अ डिसकंटिन्यूड वर्जन ऑफ यूनिक्स, बोल सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक डिसकंटिन्यूड वर्जन है। कुछ मैं यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि क्या होता है, बहुत सारा फैसिलिटी आपको जो है से प्रोवाइड करता है ओनली वन यूजर एट अ टाइम। तो ये होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बहुत सारा फैसिलिटी देता है आपको। उसके बाद सिंगल यूजर जो टास्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू टाइप्स। बोला जा रहा है कि जो सिंगल यूजर टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर दो तरह का इसका प्रकार होता है। इसमें हम लोग सिंपल तरीका से काम कर सकते हैं। एग्जांपल में विंडोज है, एप्पल मैक है, ओएस इसको देख सकते हैं। एप्पल मैक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसका यूज कर सकते हैं। ये सब सिंपल होता है यूज करना, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप होता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। अब इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका दो टाइप होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके टाइप है। यह कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि यूज करना इतना आसान नहीं होता है। जैसे मैं यूनिक्स सही बताया था ना, और लाइनक्स, तो यूनिक्स और लाइनक्स जो है से एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ये सारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें मल्टीटास्किंग भी हो सकता है। जैसे जो विंडोज और यहाँ पे जो मैक ओएस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब एक आदमी यूज कर सकता है, लेकिन जो है एक जो है से मल्टीटास्किंग कर सकता है, यानी कि बहुत सारे इस पे काम किया जा सकता है। जैसे एक बार आप देख लें बहुत सारा काम कर सकते हैं, ओके ना, जो कि आपका टास्क बार में देखेगा कि आप लोग एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग हो सकता है। ओके, तो ये कहानी है। और इसमें मल्टीटास्किंग है, यानी कि बहुत मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी होता है, एक साथ में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऐसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फॉर वेरियस पर्पसेस इसको डिजाइन किया जाता है। तो विंडोज एक तरह का सिंगल यूजर है। जैसे मैं अभी विंडो जो है मेरा 10 ही चल रहा है, अपडेट इसको नहीं करवाया हूँ, तो मेरा विंडो 10 है तो आप में काम नहीं करने वाला है, आपको डलवाना पड़ेगा। यही कहने का मतलब होता है कि जो विंडो है वह सिंगल यूजर है, उसका 365 सैचुरेशन अगर मैं लूंगा तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बेनिफिट मुझे ही मिलेगा, यानी कि सिंगल यूजर है। आंसर तो पता चल गया होगा यूनिक्स। यूनिक्स और लाइनक्स दोनों देख लीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का नाम सुनोगे, जिसको 2008 में लाया गया था, एक मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये लाइनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एंड्रॉयड गूगल के द्वारा जो है से 2005 में इसको खरीदा गया था, गूगल के द्वारा। किसको? एंड्रॉयड को। और बाद में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को 2008 में लॉन्च किया गया था, जिसमें गूगल क्रोम ही आया था, वो भी गूगल का ही है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चयनित टेक्स्ट पर समान फॉर्मेटिंग को बार बार लागू करने के लिए किया जाता है? देखिए, पहले तो इसको समझना होगा कि समान फॉर्मेटिंग यानी कि बोल सकते हैं कि इक्वल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लेते हैं ना कि अगर इक्वल फॉर्मेटिंग अगर लागू करना है, यानी एक ही चीज तरह का, यानी कि कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, साइज है, बॉर्डर स्टाइल है और मल्टीपल पीसेस जो है टेक्स्ट अगर ग्राफिक आप एक ही मतलब स्लाइड में यूज किया मैं उसको बार बार अब यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्विकली अप्लाई, यानी कि तुरंत आपको अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर आप लोग यूज कीजिए। उसमें बहुत सारा चीज होता है, जो कि कलर है, फॉन्ट स्टाइल, वो सब कॉपी होकर आपका यूज होते रहेगा, तो उसको फॉर्मेट पेंटर कहा जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर आपको यूज करना होगा। देख लीजिए यहाँ पे, चयनित टेक्स्ट पर समान फॉर्मेटिंग बार बार लागू करने के लिए, एक ही अगर फॉर्मेट पर लागू करना है बार बार, एक चयनित जो मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अगर फॉर्मेट लागू करना है, एक ही तरह का चाहते हैं कि टेक्स्ट एक ही जैसा दिखे, तो आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना पड़ेगा। तो सिर्फ फॉर्मेट पेंटर का काम यही नहीं होता है कि चयनित टेक्स्ट को बार बार लागू करना, या और भी इसका कुछ काम दिया हुआ, जैसे कलर है, फॉन्ट स्टाइल है, साइज, ये सब जैसे बॉर्डर स्टाइल कभी कर सकता है। ओके, इसको देख लीजिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को किस रूप में जाना जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आखिर किसका पार्ट है? आप लोग बता सकते हैं, जो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है वह किसका पार्ट है? ये बताइए जरा, आंसर आपको मिल जाने वाला है। इसको इंटीजर यूनिट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंटीजर यूनिट बोला जाता है, बाइनरी यूनिट, लॉजिक यूनिट और कैलकुलेशन यूनिट नहीं है, इंटीजर यूनिट है। भूलिएगा मत, एग्जाम में बहुत चांस रहता है कि आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, तो इतना सिमिलर ऑप्शन डाल कर रखते हैं, मत पूछिए। यह एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देख लीजिएगा, यही है, एली होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और एक मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें रोम, रैम और कैश आता है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। तो इनपुट देख लीजिएगा, कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन होता है, आप लोग इनपुट डिवाइसेस होता है, जैसे कि माउस है या फिर कीबोर्ड है, उस जैसे इनपुट डिवाइसेस का यूज करके कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। और उसके बाद जो उसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का नाम से आप लोग जानते हैं, वह जो ऐसे कार्य करता है। और उसके बाद उसका बहुत सारा कैलकुलेशन को करने का काम जो होता है वह एलयू करता है। कंट्रोल यूनिट तो आपको पता है, वह कंट्रोल करने का काम करता है।
और ये जो मेमोरी यूनिट है वो डेटा को स्टोर करता है। ओके, और कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है, एक हिडन मेमोरी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है यहाँ से कंप्यूटर को जो काम करना होता है वह सीपीयू जैसे बहुत फास्ट यहाँ से डेटा लेता है अपना प्रोसेसिंग के लिए। ओके, बाकी कंप्यूटर का एक रजिस्टर मेमोरी है, ये भी सीपीयू का ही पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है, वह सबसे फास्ट मेमोरी होता है, डेटा बहुत ही फास्ट यहाँ से ट्रांसफर होता है। और बाकी आउटपुट डिवाइस से तो पता होगा, प्रिंटर का आप लोग यूज करते हैं अगर लेना होगा तो, और नहीं तो देखना होगा सिर्फ तो आप लोग मॉनिटर जैसे डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन भी आपका फोन के लिए मॉनिटर का काम करता है, एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है आपका टच स्क्रीन। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ओके, तो ब्रिज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखिए। तो ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग दो नेटवर्क को जोड़ने के लिए करते हैं। अगर मैं यह क्वेश्चन अगर कहीं पे नहीं आता तो भी इसका आंसर आपको ना बन जाना चाहिए था, क्योंकि ये वाला डायग्राम मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूं। यहाँ देखिए एक सर्वर है यानी नेटवर्क है और दो नेटवर्क है, तो दो नेटवर्क को जो है कनेक्ट करने का काम यहाँ पे ब्रिज किया है। और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा। ब्रिज अगर कंप्यूटर साइंस में यूज होने वाला टर्म है तो क्या करेगा ब्रिज, क्या करता है ब्रिज जो है दो जो अगर जगह होता है तो उसको इस तरह से जोड़ता है। तो यही कहानी कुछ इसका भी है, तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया लेना चाहिए। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ से जो है यहाँ पे एक इंटरनेट दिया है सर्वर 1, और इसके साथ जो है बहुत सारा कंप्यूटर यहाँ पे ऐड है। ओके, तो इस तरह से है, यहाँ भी बहुत सारा कंप्यूटर यहाँ पे ऐड है, इस तरह से देख सकते हैं। और इस तरह का नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का ही यूज करते हैं। दो नेटवर्क नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। दो नेटवर्क नहीं, दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो ही क्लिक करेगा, दो से ज्यादा भी ऐसे यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, पता चल गया होगा, सी, सी प्लस प्लस, फ्रंटलाइन और जावा। जावा फ्रंटलाइन जो है एक कंपनी का नाम है, यह एक जो है कंपनी का नाम है अमेरिका का, यह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बाकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा लैंग्वेज का आप लोग यूज कहाँ करते हैं बताइए जरा, उस बार डिस्कस कर चुका हूँ जावा के बारे में, उसके बाद फोर्ट्रन के बारे में और कोबोल के बारे में बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। बताइए जावा कहाँ पे यूज करते हैं? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लीजिए जरा, पाइथन है, जावा है, सी प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, उसके बाद स्केला है, नोड जेएस है, ये सब कुछ है, सी हैश है, रूबी है, उस PHP है। तो ये सब कुछ फेमस जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब बहुत आपसे पूछते हैं। नोड जेएस भी इंपॉर्टेंट है, सी हैश भी देख लीजिएगा। सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो आप लोग तो मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, सी बोल रहा हूँ, सी प्लस या सी प्लस प्लस नहीं, ठीक है। तो सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है इसी को बनाया गया था। उसके बाद जो है अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था इसे, तो इसको मदर नहीं बोलेंगे क्या? बोलेंगे ही बोलेंगे। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या फाइल बोलते हैं? तो उसको ना एग्जीक्यूटेबल फाइल बोला जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसको जो है कंप्यूटर उसको कैरी आउट कर सकता है, यानी उस पर कार्य कर सकता है, या उसको बोल सकते हैं कि या उसको मतलब फंक्शन कर सकता है, उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोला जाता है। अंग्रेजी में ऐसे लिखिए, एग्जीक्यूटेबल। ओके, इस तरह से देख लीजिएगा कुछ जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा ना, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो देख लीजिए कभी कंप्यूटर जो है इस तरह से कार्य कर रहा होगा तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा जिस पर वो वर्क कर रहा है। मेरा भी ऐसा होता है लैपटॉप कभी कभी। और इसका फाइल एक्सटेंशन देख लीजिएगा EXE होता है, तो EXE अगर पूछ देगा फाइल एक्सटेंशन तो इसका जो होगा फाइल एक्सटेंशन EXE होता है। फाइल एक्सटेंशन जो होता है वह फाइल टाइप का पता करने के लिए यूज किया जाता है। आपसे मैं डिस्कस किया था, सारा कंप्यूटर अगर लेक्चर चेकआउट किए होंगे तो पता होगा। ये जो फाइल एक्सटेंशन होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये फाइल एक्सटेंशन नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओके, होता क्या है ना कि फाइल एक्सटेंशन अगर नहीं होगा, जैसे कि मैं आपको ना दे दूँ एक चीज़, जैसे कि मैं PDF आपको PDF ना भेजूँ, जैसे कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ना PPT बना हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको ना एक नाम से दे दूँ कि जो है कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा हुआ है और पार्ट नंबर यह है जो है आपका 39 है। ओके, तीसरा मैं आपको सेंड कर दूं चुपचाप टेलीग्राम पे सेंड कर दूं, और आपने इसको डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन आपका यह ओपन होगा ही नहीं। आपको ओपन होगा ही नहीं, परेशान हो जाइएगा खोलते खोलते, आपको ओपन नहीं कर पाइएगा अगर आपको पता नहीं होगा कि किस तरह का फाइल है तो। ओके ना, अब देखिए अगर इसके साथ मैं ना PPT करके दे दूं, क्या कर दूं PPT, तो सबको पता होता है कि PPT जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो
आप लोग पीपीटी का कीजिएगा, जब मिल जाएगा तो आराम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आराम से आप लोग खोल सकते हैं। तो ये आपको बताया था कि एक एक्सेल का फाइल आ गया था चाचा के पास, मेरा अंकल के पास, तो वह उनको से नहीं खुल रहा था, एक्सेलेस लास्ट में लिखा हुआ था। तो यही फाइल एक्सटेंशन देखकर मैं उनको बताया कि ये जो है आपको जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये फाइल ओपन होगा। तो फाइल जो एक्सटेंशन होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ ही साथ पीपीटी पावर पॉइंट का होता है फाइल एक्सटेंशन, एक्सेलेस होता है आपका, देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एमएस वर्ड में आपको DOCX लिखा जाता है ना, DOX या DOCX आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देख लीजिएगा DOCX भी लिखा जाता है। ओके, या DOC भी सिंपली रहेगा, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है फाइल एक्सटेंशन। डैश में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, तो वह HTML होता है ना। तो HTML में जो है अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको आप लोग वेब पर प्रकाशित कर सकते हैं। ओके, तो HTML लैंग्वेज का उपयोग हम लोग क्यों किए थे, तो यही होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। WWW वर्ल्ड वाइड वेब जब बना था तो उसके बाद जो है इसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही डेवलप किया गया था, टिम बर्नर्स-ली, इसको ध्यान रखिएगा। HTML इसका आंसर है। इसमें जो कन्वर्ट किया गया डॉक्यूमेंट होता है उसको वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, यानी कि आप लोग जो है HTML लैंग्वेज जब कोडिंग कर लेते हैं तो उसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो वेबसाइट के काम करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज आप लोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। बाकी लास्ट क्लास में आपसे उससे पहले ही क्वेश्चन पूछा गया था 4W का फुल फॉर्म, 3W का तो सब कोई फुल फॉर्म जानते हैं। एक 4W होता है वर्ल्ड वाइड वेब ओर्म। ओर्म एक तरह का बोल सकते हैं कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्म कर देता है कंप्यूटर को, तो ओर्म इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये होता है 4W का फुल फॉर्म। और एक तो वोर्म में होता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वोम जो होता है एक जो है मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं, बस सिर्फ मैं वोर्म को जो है यहाँ पे डिस्कस किया, वोर्म ये भी होता है। बाकी एक सर्च इंजन है 4W वाला जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए सर्च इंजन है, और डेवलप किया गया था ओलिवर मैकब्रेन के द्वारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो लोकेटेड इन बोल्डर कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स में था। तो इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, ये वोर्म है। और ऐसे मैं इसको सर्च कर रहा था तो वोर्म का ना फुल फॉर्म भी मिला था मुझे। ये कुछ स्टोरेज मीडिया में यूज होता है ना, वोर्म ऐसे नॉर्मली नहीं है, यह स्टोरेज मीडिया में यूज होने वाला एक फुल फॉर्म है। तो इसको बोलते हैं ना राइट वंस रीड मेनी ना, इसे होता है राइट वन रीड मेनी, ये होता है फुल फॉर्म। स्टोरेज मीडिया में इसको यूज किया जाता है। ओके, नॉर्मली वोर्म जो नॉर्मल जो बताया कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है उसमें यूज नहीं होता है, स्टोरेज मीडिया में यूज किया जाता है। यहाँ पे HTML यूज हो जाएगा। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और HTTP तो अभी डिस्कस किया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक फुल फॉर्म होता है HTTPS। ज़्यादा डिटेल में हो रहा है क्या HTTPS हो रहा है, यहाँ पे होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस होता है सिक्योर। कभी कभी ना आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसमें एस का क्या मतलब है, तो बताते रहिएगा, सिक्योर होता है। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे कहाँ स्टोर किया जाना चाहिए, तो इसको ना आप लोग सेकेंडरी स्टोरेज में जो है स्टोर कीजिए, आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। रैम में रखा डेटा तो है खत्म हो जाता है। CPU तो अपना प्रोसेसिंग जो करता है वो क्या होता है, CPU जो होता है आप लोग जो सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है उसको जो आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी पर वह काम करता है। उसके बाद जो है डेटा वहाँ पर रहेगा नहीं, उसको स्टोर करना पड़ता है, तो वह सेकेंडरी स्टोरेज में हम लोग स्टोर करते हैं, जहाँ पर आप लोग रोम बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं। और CD तो एक क्या है, अभी बताया था कि ये ऑप्टिकल डिस्क होता है और एक रिमूवेबल होता है, यानी कि इसको आप जो है आप लोग जो है रिमूव करते हैं। तो जब डेटा आपको चाहिए होगा ना तो CD को लगाना पड़ेगा आपको, उसके बाद जो है कुछ देर के बाद वो लोड होगा, उसके बाद जो है डेटा आपको मिलेगा। तो रोम में जो डेटा रहेगा ना, जैसे आप लोग कंप्यूटर ओपन कीजिएगा उसका जो डेटा जो है आपको मिल जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि अगर CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको आप लोग सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे स्टोर करके रखिएगा। ओके, वही होता है सेकेंडरी स्टोरेज। टेक्स्ट और अन्य डेटा को किस टेम्पोररी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। ये ना को जो क्लिपबोर्ड का जो कहानी है ना, ये कंप्यूटर का एक बोल सकते हैं कि स्टोरेज एरिया होता है, कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बहुत सारा अभी आपने देखा था ना, वहाँ पे मैं कुछ लिखा था एक चीज़, वहाँ पे चाहे कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ तो मैं गूगल से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो जब मैं मोबाइल से भी कॉपी करता हूँ या लैपटॉप से आप लोग कॉपी करते हैं तब क्या होता है, तब जो होता है सो वो ना जो कॉपी टेक्स्ट होता है या कोई भी चीज़ होता है एक तरह का, वह जो होता है से क्लिपबोर्ड में जो है से स्टोर रहता है। वह क्लिपबोर्ड आपको एरिया दिखेगा नहीं, वह एक हिडन बोल सकते हैं कि स्टोरेज एरिया होता है कंप्यूटर का। तो मान लेते हैं कि आपने कोई चीज़ यहाँ से मोबाइल नंबर कॉपी किया, तो कॉपी किया उसके बाद आप लोग वहाँ से हट गए। सपोज कीजिएगा आपने कोई वेबसाइट पे सर्च कर रहा है, आपको कोई चीज़ अच्छा लगा, ओके, कोई लाइन अच्छा लगा, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कोई आपको लाइन अच्छा लग गया,
तो वहाँ से उसको आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप लोग तो वर्ल्ड वाइड वेब जो बोल सकते हैं इंटरनेट था वहाँ से हट गए, तो फिर वह कॉपी किया हुआ टेक्स्ट आखिर है कहाँ, तो जहाँ पे फिलहाल में है उसी को क्लिपबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो वह समझ लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग जो है से पेस्ट कर देते हैं कहीं पे भी जहाँ पे आपको उसको रखना होता है, वो नोट में आप लोग उसको डाल देते हैं, या फिर अगर मैं विंडो यूज करते होंगे तो उसको वन नोट में आप लोग स्टोर करके रख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ कहानी होता है, तो ध्यान रखिएगा, उसको क्लिपबोर्ड कहा जाता है। क्लिपबोर्ड एक काफ़ी यूजफुल बोल सकते हैं स्टोरेज एरिया होता है, बहुत काम आता है, मैं भी इसको बहुत यूज करता हूँ, अगर ये नहीं रहता तो बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। स्प्रेडशीट में बोला जा रहा है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल होता है ना उसको आप लोग स्प्रेडशीट बोल सकते हैं। स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो उसको ना हम लोग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू बोला जाता है। स्प्रेडशीट में नंबर होता है जिसका आप लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। बाकी सारे टर्म्स को भी यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एक लेबल लिखा हुआ है, तो जो टेक्स्ट टाइप होता है सेल में, सेल इस तरह का दिखाया था ना आपको, जो इस तरह का सेल जो होता है टाइप आप लोग कुछ करके रखे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो होता है आप लोग लेबल बोलते हैं। सेल क्या होता है? जो बॉक्स जैसा एक्सेल शीट में जो बॉक्स जैसा दिख रहा है, इस तरह का चीज जो दिख रहा है उसी को जो है हम लोग सेल बोलते हैं। ओके, ये सेल है, ग्रुप ऑफ सेल नहीं है वहाँ पे, ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो देख लीजिएगा। बाकी फील्ड क्या होता है कि एन एलिमेंट इन विच ओनली वन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड, एक ऐसा एलिमेंट होता है जहां पर एक ही तरह का जो है एक ही पीस जो है इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते हैं, तो इसको फील्ड बोला जाता है, तो इसको फील्ड का नाम दिया जाता है। तो कुछ कुछ टर्म जो है क्लियर होना चाहिए। ओके, बाकी कभी कभी पूछते हैं कि जो कौन ऐसा जो सॉफ्टवेयर है या बोल सकते हैं कुछ ऐसा सीट होता है जिसमें डेटा जो है रो और कॉलम के रूप में जो है स्टोर रहता है, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एक्सेल शीट के ही बोलते हैं, स्प्रेडशीट उसको बोला जाता है ना। तो उसको देख लीजिएगा, इधर रो होता है और एक कॉलम होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है, वैल्यू उसको बोला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट मतलब कहने का मतलब स्पेसिफाइड टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आगे आए, तो एनिमेशन के टैब में एक स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में डैश में चेक बॉक्स में क्लिक करें। देखिए कहने का मतलब है कि आप लोग चाहते हैं कोई एक स्लाइड है तो उसको आप लोग ट्रांजिशन कराना चाहते हैं कि यानी कुछ टाइम के बाद, टाइम सेट करने के बाद वो स्लाइड अपने आप वहाँ पे आ जाए, क्योंकि आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आप लोग इस स्लाइड में काम कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 6 नंबर का यह स्लाइड है, माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है उसके पेज को स्लाइड कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ 6 पेज पे काम कर रहे हैं, ये 3rd पेज का ना आपको आवश्यकता जो है से आगे आ रहा है, तो आप लोग इस पे जाकर ना टाइम सेट कर देंगे कि इतना समय के बाद जो है से ये आगे आ जाना चाहिए। जब तक यहाँ पे काम कंप्लीट करेंगे तब तक ये फाइल आपके सामने प्रकट होगा। तो यहाँ से जाकर आपको इसको ना जो है से कॉपी और जाकर यहाँ से फिर यहाँ पे पेस्ट नहीं करना पड़ेगा वो फाइल खोलाने के लिए। ये सब किया जाता है ट्रांजिशन में, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो आंसर इसका हो जाता है ऑटोमेटिकली आफ्टर। तो एक ये टूल है बोल सकते हैं, एनिमेशन टाइम में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली आफ्टर का मतलब है कि ये जो है कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रकट हो जाएगा, तो इस टूल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, यानी कहने का मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा डिवाइस हो, मतलब बोल सकते हैं मीडिया में, कहने का मतलब यहाँ पे समझिए कि एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम लोग जो है से लगाते हैं तो और उसको हटा भी सकते हैं। तो कौन कौन चीज रिमूवेबल मीडिया में आएगा? रिमूवेबल मीडिया में आप लोग ऑडियो या बोल सकते हैं कोई माइक्रोसॉफ्ट का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट या बोल सकते हैं कि वीडियो फाइल को स्टोर रखते हैं। तो सीडी रोम है, डिस्केट है, डीवीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सारा जो है तीनों का तीनों जो है ना रिमूवेबल मीडिया है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है इसका एक जो है रिमूवेबल डिवाइस, रिमूवेबल जो है से बोल सकते हैं कि मीडिया नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है जिसको शॉर्ट में आप लोग एचडीडी बोलते हैं, यह कंप्यूटर का अपना स्टोरेज एरिया होता है, इसको हम लोग कहीं से लगाते नहीं है। जो कंप्यूटर आप लोग खरीदते होंगे तो उसमें डेटा दिया रहता है ना कि इतना जीबी की ऐसे कैपेसिटी है, तो वही उसका हार्ड डिस्क है, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है वह जो होता है से रिमूवेबल मीडियम नहीं होता। बाकी सीडी तो पता हो, कंपेयर डिस्क अभी दिखाया था ना, ऑप्टिकल डिस्क था, उसको आप लोग लगा देते हैं और उसके बाद हटा भी सकते हैं, तो हो गया। डिस्केट क्या होता है? देखिए एक तरह का अगर डिस्केट को सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि ये जो पहले फ्लॉपी डिस्क था, तो फ्लॉपी डिस्क को ही जो है आप लोग बोल सकते हैं कि ये डिस्केट है, उसी को प्लेयर को डिस्केट बोला जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इसका कैपेसिटी 1.44 MB होता है और एलन सुगार्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ओके, इसको देख लीजिएगा, यह है फ्लॉपी डिस्क।
आंसर इसका डी है, समझ में आ चुका हो। डीवीडी भी रिमूवेबल ही होता है, इसको हटा सकते हैं। एचडी कार्ड भी हो जाए और भी बहुत सारे जो अभी ब्लूटूथ डिस्क बताया था वो सब जो है रिमूवेबल जो है मीडिया में आते हैं, हम लोग उसको लगा कर यूज करते हैं फिर हटा देते हैं। लेकिन एचडी हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे कंप्यूटर से आप लोग हटाते नहीं है। क्या जो आप लोग बोलिए ना, लैपटॉप या बहुत सारा यूज करते होंगे आप लोग, या मोबाइल में जो भी होगा। मेरा जो है लगभग मोबाइल जो है 8/128 पे काम करता है, नहीं 6/128 पे काम करता है। तो क्या मैं जो 128 GB है उसको मैं हटा सकता हूँ? नहीं हटा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मेमोरी कार्ड मैं यूज़ करता हूँ तो 8 GB का या 20 GB का या 25 GB का जो भी करता हूँ तो उसको मैं हटा सकता हूँ। तो ओके ना, तो वही हार्ड डिस्क ड्राइव एक तरह का होता है जो नॉर्मली स्टोरेज आपका दिया जाता है कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फोन में। डैश एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप पर जासूसी करता है ताकि इंटरनेट पर आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। उसको एडवेयर के नाम से जाना जाता है ना, इसको एडवेयर बोला जाता है। एडवेयर देखिए आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन एडवेयर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो क्या करता है कि आपके एक्टिविटी पर नजर रखता है। जैसे क्या होना कि मैं वर्ल्ड वाइड पे अगर मैं कोई चीज सर्च करूं कि टेबल का प्राइस क्या होगा, कि टेबल जो है मेरे कोडिंग चाहिए, मुझे एक लैपटॉप रखना है, उस पर कीबोर्ड भी सेट हो जाना चाहिए और भी सारा चीज जो है कुछ बॉक्स भी चाहिए, कुछ मुझे वहाँ पे इक्विपमेंट्स यानी कि पेन वगैरह रखना होगा इसके लिए। तो क्या करेगा, जब मैं एडवेयर क्या करता है कि इंटरनेट पर जो अवेलेबल बोल सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है, वह जो है मेरे एक्टिविटी को नोट कर लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, बड़ा बदतमीज टाइप का इंसान है, मैं जहां भी जाऊंगा फेसबुक खोलूंगा तो मुझे दिखाएगा कि टेबल का प्राइस 480 रुपया, 480 में तो मिलेगा नहीं, 5000 रुपया लिख देगा, ठीक है। फिर लिख देगा दूसरा कंपनी का, कहीं भी और भी जाऊंगा अमेजन पे तो वहां भी दिखाने लगेगा। ऐसे अमेजन में जाऊंगा तो भी दिखाएगा, एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाएगा हमको। और भी कोई वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे उसका ऐड आपको दिखने लगेगा। तो यही जासूसी का कहानी करता है एडवेयर, इसको देख लीजिएगा। स्पाईवेयर मत लगाइएगा, ओके। स्पाईवेयर एक तरह का जासूसी करता है आपका, और इसका मेन पर्पस होता है डेटा को आपका लेना और उससे आपको नुकसान कर देगा। और रूटकिट और बैकडोर सब जो है कुछ तरह के वायरस ही हैं। आज तो अंतिम स्लाइड भी लगाना भूल गया। चलिए तो यहाँ तक आते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। हम रहें या ना रहें, आप रहें या ना रहें, हमारा हिंद जय हमेशा रहना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी डे बाय डे का जो बोल वचन होता है यहाँ पे सोशल मीडिया पे तो नहीं बोले, जो भी इंटरनेट पर हो रहा है या अभी जो भी ड्रामा चल रहा है जैसे का, उसे थोड़ा सा आप लोग डिस्टेंस बना के रखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें डिस्टेंस बना के रखिए, ये सब में माइंड डाइवर्ट होता है और कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ने वाला है। टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए भाई, क्योंकि बिना रूटिंग के और बिना स्ट्रेटजी के आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। और बाकी निरंतर तो आपको लगे रहना है ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, और भी एसक्यूएल पर अगला क्लास आपका मिलेगा। एसक्यूएल पर ही नेक्स्ट क्लास होगा कंप्यूटर का, बाकी तो पार्ट आपका मिलते रहेगा। वंदे भारतम, जय हिंद।